तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था यहाँ पर कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर u कोई वेक्टर स्पेस है और u से v पर कोई वेक्टर स्पेस v ओवर f कोई वेक्टर स्पेस है। सेकंड। ओके। पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि t कोई u f टू v f अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम यहाँ पर बताए हुए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर मान लीजिए कि दोनों का डायमेंशन पता हो पहले से, सपोज कीजिए कि a n डायमेंशन का है और a m डायमेंशन का है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बन रहा था जिसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बोला जाता था, और वो मैट्रिक्स इस तरह से था, m क्रॉस n टाइप का हुआ करता था। तो इस पर मैंने कुछ कंसेप्ट दिए हुए थे। आज हम लोग और थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक पढ़ने का सेंस ये है कि वो आप लोगों को पता होगा, बस मैं रिवाइज करते हुए चलता हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसमें देखिए है क्या कि जैसे कोई एक यूएन कोई वेक्टर स्पेस है और वीएम भी कोई वेक्टर स्पेस है। दोनों अगर अलग अलग हैं, यू और वी दोनों डिफरेंट हैं, मान लीजिए बोथ आर डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट हैं तब हम इसको कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला चीज़। और दूसरा कि अगर यहाँ पर u और v दोनों सेम हो जाएं, सेम होने का मतलब है कि कोई इस तरीके से t कोई मैप है और u टू u हो जाए और t v टू v हो जाए, मतलब सेम पर हो जाए, तब हम इसको कहेंगे, इस कंडीशन में ऑपरेटर बोलेंगे। तो ये हो जाएगा लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर का अपना इम्पोर्टेंस है और ट्रांसफॉर्मेशन का अपना इम्पोर्टेंस है। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लीनियर ऑपरेटर में दोनों सेम होंगे। तो लीनियर ऑपरेटर की कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है? देखिए, लीनियर ऑपरेटर की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी जैसे कि जब कभी डिफाइन करना होगा कि टी एक्स इक्वल टू एक्स टाइप की मैप हो, ठीक है, या लैम्डा टाइम एक्स टाइप की मैप हो, तो इस टाइप का हमें जब भी मैपिंग पढ़ना होगा तब ए लीनियर ऑपरेटर में आएगा, ए ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यू में अलग टाइप की मैट्रिक्स होगी और भी सॉरी, यू में अलग टाइप के एलिमेंट होंगे और भी में अलग टाइप के एलिमेंट होंगे। दोनों में एलिमेंटों का टाइप अलग अलग होगा, तो हम यहाँ पर डिफाइन करना मुश्किल होगा कि कोई ऐसी मैप ले लीजिए जो टी एक्स को लैम्डा एक्स में ले जाए। मतलब जैसे कि इसमें एक्स होगा तो u में x है, तो ज़रूरी नहीं है कि x भी में भी होगा, x भी में हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर मैं u टू u कर दूं या v टू v कर दूं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक मैप ले रहा हूं, v टू v कह रहा हूं, तो इस कंडीशन में t ऑफ x अगर हम कहें कि इसमें इसमें मान लीजिए कि एक x होगा, तो इसमें भी x होगा क्योंकि वही है सेम। और a ओवर f फील्ड पर वे वेक्टर स्पेस बनाते हैं, तो f के अंदर लैम्डा भी होगा,
तो लेमडा से हम अगर x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा x भी हो जाएगा, तो लेमडा x इसके अंदर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से x कोई ले लें और उसको कहाँ पर भेज दें, लेमडा x पर भेज दें। तो जब इस टाइप की मैपिंग, जैसे कि और फिर एक आइडेंटिटी मैपिंग, कुछ मैपिंग जैसे कि कह सकते हैं कि एक मैपिंग हो आइडेंटिटी मैपिंग। तो आइडेंटिटी मैपिंग कहाँ से होगा, आइडेंटिटी मैप क्या करेगा कि किसी x को x पर ही ले जाएगा। तो v से v होना चाहिए और i u से u ही होना चाहिए, तभी हम आइडेंटिटी मैप डिफाइन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ये u टू v है और ये अलग है, ये अलग है, तब फिर यहाँ पर डिफाइन करना मुश्किल होगा आइडेंटिटी मैप। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें x होगा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि x हो। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैप को डिफाइन करने के लिए हमें दोनों वेक्टर स्पेस का सेम होना चाहिए। तो इसलिए आई एक्स इक्वल टू एक्स टाइप की हमें मैपिंग डिफाइन करनी होगी, जो आगे जा कर के लीनियर हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अगर हो गया तो लीनियर और आइडेंटिटी, तो ये जो है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा या आइडेंटिटी ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऑपरेटर क्यों यूज करेंगे। ऑपरेटर का यूज वहाँ पर करना होगा जहाँ पर खासकर आइडेंटिटी मैप, हालांकि जीरो भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि अगर यू हो और भी दो वेक्टर स्पेस हो, यू एफ और भी एफ, तो इसका जीरो अलग है, इसका जीरो अलग है, इनके टाइप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में दिया हुआ था कि R3 हो और R2 हो, तो इसका जीरोज होगा तो 3 टपल में होगा और इसके जीरोज होंगे तो 2 टपल में होंगे। लेकिन अगर कोई मैप ऐसी डिफाइन करनी है कि टी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, मतलब अपने में ही जाए, तो अपने ही टाइप के जीरो को रिप्रेजेंट करना हो, तब फिर आपको ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तब वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लीनियर ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो लीनियर ऑपरेटर का जो कह सकते हैं कि थियोरेटिकल डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो टी और सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पर ऐसे अगर डिफाइन हो, तो हम इस मैप को बोलेंगे, और लीनियर भी हो, साथ में टी एक मैप भी हो, दो चीज़ें हो, एक मैप भी हो, वेल डिफाइन हो मतलब, और फिर दूसरा ये लीनियर हो, तो दोनों को मिला देंगे, ये वेल डिफाइन कह सकते हैं, वेल डिफाइन। तो मैप और लीनियर दोनों मिला देंगे तो ये लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा, लीनियर ऑपरेटर टी के बारे में। ठीक, तो देखते हैं। ठीक, तो लीनियर ऑपरेटर बस सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पर, मतलब एक ही वेक्टर स्पेस रहेगा दोनों, लेफ्ट और राइट में, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम रहेंगे, तो इस टाइप के मैप को लीनियर ऑपरेटर कहा जाएगा। तो अब देखिए, इसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट और डेफिनेशन है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है जीरो ऑपरेटर। जीरो ऑपरेटर, जीरो ऑपरेटर या जीरो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। जीरो के केस में दोनों कह सकते हैं, जीरो ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ऑपरेटर जब कहेंगे तो इस कंडीशन में इस टाइप का रहेगा कि टी भी ओवर एफ टू भी ओवर एफ, इस तरीके से डिफाइन होगा, और टी भी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल भी बिलोंग टू भी ओवर एफ। और इसी में अगर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम रहें, ये यू ओवर एफ टू भी ओवर एफ हो सकता है, दोनों के डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर यू है तो यू इक्वल टू जीरो फॉर ऑल यू बिलोंग टू यू ओवर एफ। तो इस टाइप से ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो ऑपरेटर, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही आगे, हाँ, ये लीनियर, ये जो ऑपरेटर है ये लीनियर हो जाता है। ठीक, जीरो ऑपरेटर लीनियर हो जाता है क्योंकि ये सभी भी के लिए है ना। तो आप अगर इसमें इस डेफिनेशन को फुलफिल कराना चाहेंगे कि ए यू या ए सपोज कीजिए कि V1 प्लस बी V2, तो ए टी इंटू V1 प्लस
बी टी इंटू वी टू, इसको ये दोनों सेटिस्फाई कर जाते हैं, ऑपरेटर और ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये लीनियर भी है, तो इसलिए ये लीनियर, जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, या जीरो लीनियर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। इसके बाद लीनियर के बाद में आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, एक टर्म है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर, अब देखिए ऑपरेटर यहाँ कंपलसरी है कि ऑपरेटर ही रहेगा, आइडेंटिटी के साथ हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में मैपिंग को सेम देना है ना, भी को ए भी ही देगा फॉर ऑल भी, तो फॉर ऑल भी, तो हमें यहाँ मैप इस टाइप से बनाना होगा कि टी भी ओवर एफ रहे तो ए भी ओवर एफ ही रहे, ठीक, तभी इस सेम को सेम पर दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। तो आइडेंटिटी में ऑपरेटर ही रहेगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते हैं, भी ओवर एफ, ऐसी मैपिंग को हम बोलेंगे आइडेंटिटी। ए भी लीनियर होता है, ए ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जैसा डेफिनेशन दिख रहा है इसके हिसाब से चाहे तो इसको ए भी वन प्लस बी भी टू अगर करते हैं तो ए खुद से ए भी वन प्लस बी भी टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में अगर हम v1 और v2 ले रहे हैं तो किसी भी ए बी के लिए अगर फील्ड में है तो इसका से मल्टीप्लाई करके ए v1 प्लस बी v2 कर देंगे तो फिर से वेक्टर स्पेस में चला जाएगा, और वेक्टर स्पेस में चला जाएगा तो ये टी आइडेंटिटी ऑपरेटर है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर होने की वजह से कि ये एज इट इज़ दे देगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब चाहे तो ए इसको टी भी वन और प्लस बी टी भी टू इस तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ से ए बन जाएगा आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं नीलपोटेंट ऑपरेटर। नीलपोटेंट ऑपरेटर, नीलपोटेंट नीलपोटेंट ऑपरेटर में एक कहा जाता है कि मान लीजिए कोई टी है, भी ओवर एफ टू भी ओवर एफ वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पर कोई मैप डिफाइन है, ठीक। ऑपरेटर कहने का सेंस उसमें लीनियर होगा, मैप भी होगी, लीनियर भी होगा, वेल डिफाइन होगा, सब होगा। तो अब इसे नीलपोटेंट कब कहा जाएगा? जब हम किसी भी पर इस टाइप का ऑपरेशन करें, मतलब टी को इतनी बार ऑपरेट करें, जैसे एक बार टी ऑपरेट कर दिए फिर टी ऑपरेट कर दिए, ऐसे टी ऑपरेट करते करते एक ऐसा केस आएगा कि ये के एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट के नेचुरल नंबर में एक ऐसा के हमें मिल जाएगा कि यहाँ से टी के पावर के भी करने पर ये जीरो दे दे, ठीक है, तब हम कहेंगे, और सभी के लिए, सभी भी के लिए अगर ये जीरो दे दे तो हम बोलेंगे कि ये जो टी है, ये टी को बोला जाएगा नीलपोटेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर के जो होगा इसको बोला जाएगा इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। इसमें थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूँ, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। तो इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी कहने के पीछे थोड़ा सा एक और चीज़ है जिससे आपको समझना चाहिए, कि जैसे कि मान लीजिए टी के पावर 1 मैं किया, टी के पावर 2 किया, ऐसे करके टी के पावर m मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो है m-1, और टी के पावर m कर रहे हैं तो ये जीरो हो जाए, ठीक, इस टाइप का ऑपरेटर हो जाए। मतलब उसके पहले जितने भी ऑपरेटर होंगे छोटे छोटे, मतलब उसका पावर में पावर बढ़ाते जाइए और वो जीरो ना हो, T1 भी जीरो ना हो, T2 भी जीरो ना हो, Tm-1 तक जीरो ना हो, और Tm पर जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि इसका जो मतलब जो ऑपरेटर है वो नीलपोटेंट ऑपरेटर है, और उसका नीलपोटेंसी, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी m है, ठीक। तो ऐसा मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, ठीक, एक एग्जाम्पल सिंपल, जैसे देखिए मैट्रिक्स क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं P2 P3x टू P3x पर मैं ले जा रहा हूँ, या फिर P3x ना कह के मैं R3 टू R3 ले जा रहा हूँ, R3 ओवर R, और फिर यहाँ पर R3 ओवर R, इस टाइप की मैप। तो मैं एक मैप डिफाइन कर रहा हूँ
ऐसे होगा एक्स वाई जेड, और मैं इसको डिफाइन कर दूं ऐसा कि ये 0 हो जाए, एक्स और वाई हो जाए, ठीक है, एक्स कामा वाई इस तरीके का हो जाए। तो यहाँ पर अब देखिए इस टाइप की मैप को अगर मैं फिर से अगर इस पर ऑपरेट कर, अच्छा इसको देख करके ये तो कह ही सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर इस मैप में मैं दोबारा टी को ऑपरेट कर दूं, टी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि 0 एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए जब टी पहली बार था तो एक्स वाई को आगे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पहले प्लेस पर 0 रख दिया, तो ये क्या काम करेगा, ये फिर से इसको आगे शिफ्ट करेगा, इन फर्स्ट टू को आगे शिफ्ट करेगा, मतलब 0 और एक्स यहाँ पर रख देगा और यहाँ जो फर्स्ट प्लेस है उसको 0 कर देगा, इस टाइप से। अगर मैं फिर से यहाँ पर टी को ऑपरेट कर दूँ जैसे कि लास्ट टाइम, तो ये टी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो टी 2 ही है, 2 बार है, एक्स कामा वाई कामा जेड, तो यहाँ फिर से टी ऑपरेट होगा तो 0 0 एक्स, तो इसमें क्या करेगा, इन लास्ट टू को आगे करेगा, यहाँ पर 0 0 और शुरू में प्लस 0 पुट कर देगा, तो ये 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये 3 टाइम में 0 दे रहा है, तो ये नीलपोटेंट ऑपरेटर है और इसकी नीलपोटेंसी 3 है। बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, ओके। यस सर। ओके, तो इसी तरीके से एक और भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए जैसे कि मैं पिछली बार बताया था कि मैट्रिक्स में एक खासियत होती है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन यू मान लीजिए यम, सपोज कीजिए कि एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो और भी कोई यम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, ठीक, एक यू है और एक भी है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बनता है जो m क्रॉस n की हो जाए, ठीक। तो हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बनता है, और उल्टा भी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग एक हर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन बना देंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वन वन करस्पॉन्डेंस होता है। आप ट्रांसफॉर्मेशन देंगे हम मैट्रिक्स बनाएंगे, हम मैट्रिक्स देंगे आप ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे, या कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक मान लीजिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ जो इस टाइप से है कि वो R3/R या V3 में लिख देता हूँ, V3/R टू V3/R है, मान लीजिए सैंपल ले रहे हैं, एग्जाम्पल है, समझाना है आपको। इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स बन जा रही है जो इस टाइप की बन रही है, इस टाइप की मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, जो 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0 इस टाइप की मैट्रिक्स बना दिया। अब इसको आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो पता चलेगा कि इसका अगर स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल दीजिए, तो इसको 2 बार आप लिख करके मल्टीप्लाई करिए, 1 0 0 0 1 और 0 0 0, यहाँ पर 0 1 0 और 0 0 1 और 0 0 0 इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बनेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले में 0 हो जाएगा और दूसरे में भी 0 होगा, तीसरे में 1 होगा, फिर 0, अब बाकी सब 0 0 0 हो जाएंगे। अब मैं जब तीसरी बार इसका मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ थर्ड टाइम, ठीक है, टी का क्यूब टाइम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर इंटू टी एक टाइम, तो ये पूरा, और यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ टर्म है 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0 और 0 0 1 लास्ट में 0 0 0 0 0 0। इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले का मल्टीप्लाई करेंगे 0, दूसरे का करेंगे तो भी 0, तीसरे में करेंगे तो भी 0, बाकी सब में कर दीजिए 0 0 0 हो गया। तो आपने देखा कि 3 टाइम में 0 हो जा रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेटर एग्जिस्ट करेंगे जो नीलपोटेंट होंगे, मतलब देखिए जैसे 0 ऑपरेटर तो एक ही टाइम में 0 दे देगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एक ऑपरेटर है जिसे हम कहें 0 ऑपरेटर, 0 ऑपरेटर, तो 0 ऑपरेटर क्या होता है कि ये कोई भी वेक्टर स्पेस हो, ठीक,
कोई भी वेक्टर स्पेस ओवर आर हो, वेक्टर स्पेस ओवर आर, तो इस या फील्ड, तो इस कंडीशन में अगर टी एक्स इक्वल टू जीरो है तो इसका तो वन टाइम में ही जीरो हो जा रहा है। ठीक, तो ये तो नील पोटेंस है ही और वन टाइम है तो इसका इंडेक्स एक है, लेकिन ऐसे नॉन जीरो मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं जो नीलपोटेंट होंगे, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार में जा करके 10 बार में जा करके जीरो होंगे। तो मैंने दो एग्जाम्पल बताया, इस टाइप के और भी एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं जो अब आगे क्वेश्चंस आएगा तो वहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नीलपोटेंट हो गया। इसी टाइप से इसी नेक्स्ट इसी के क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्ट करना है तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि तीन वेक्टर स्पेस हैं, सपोज करिए यहाँ पर मान लीजिए कि मैं अलग अलग लेता हूँ, एक u ओवर f ले लूँ और फिर v ओवर f ले लूँ और फिर w ओवर f ले लूँ और इस टाइप से ये बनाए जाए। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो वर्क कर रहा है वो सपोज कीजिए t है, यहाँ पर जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो s है, मान लीजिए कि यहाँ पर s है। तो ये ध्यान देना है कि जो ये t का जो रेंज होगा, ठीक है, इसमें ये तभी वर्क करेगा, आप ऑब्जर्व करिएगा कि ये तभी वर्क करेगा जो यहाँ पर s इस टाइप से हो कि ये जो v ओवर एफ है, u के बाद v ओवर एफ, एक सेकेंड, यहाँ पर t है और यहाँ पर s है, तो s को काम करने के लिए एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ये t का यहाँ पर ये डोमेन है, ये डोमेन है और ये को डोमेन है t के लिए। लेकिन जब s के लिए देखेंगे तो हम s के लिए यही टर्म बन जाएगा डोमेन और a बन जाएगा को डोमेन। तो डोमेन किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन ऐसा रेंज होता है जिस पर कि वो वर्क करता है। तो यहाँ से सपोज कीजिए कि t मान लीजिए कि यहाँ पर जा रहा है, इतने पर कवर हो रहा है, तो इस पूरे पर यस वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि यस इस टाइप से परिभाषित हो, डिफाइन हो पहले से ही कि हमारा ये बड़ा हो, मतलब कि कह सकते हैं, या तो इतना बड़ा ना लेकर के ऐसे ही मैं कह दूं कि जो t का रेंज होगा, t का रेंज होगा, थोड़ा मैं छोटा दिखाता हूँ, ये है रेंज ऑफ t मान लीजिए, और इसके ऊपर, हाँ ऐसा सही है कि जो रेंज ऑफ t है, रेंज ऑफ t सबसेट हो जाए डोमेन ऑफ यस, डोमेन ऑफ यस, इस टाइप का कंडीशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यस वर्क नहीं करेगा। ठीक, तो क्योंकि यस जहाँ वर्क करेगा कह सकते हैं कि जिस पर एस वर्क करेगा उसके अंदर ये होना चाहिए ना यू का जो रेंज है, तो उस कंडीशन में, या मैं गलत बता रहा हूँ क्या, कि u ओवर एफ अगर मैं t को किसी भी एलिमेंट को ले जाऊंगा तो पूरा इस पर जाएगा, इस टाइप से कवर करेगा, और s पूरे पर तो काम तो कर रहा है, लेकिन ये रेंज ऑफ t इसमें कंटेन होना चाहिए, ये नेसेसरी है। अगर नेसेसरी नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तब फिर t ऑफ s का हम इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, t ऑफ s या इसे ts भी कहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप की मैपिंग डिफाइन होगी, एक s ऑफ t और t ऑफ s। s ऑफ t को चाहे तो आप st कह सकते हैं और t ऑफ s को ts कह सकते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट है और यहाँ पर ये दोनों नीचे इक्विवेलेंट है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा और
सिंप्लीफाई करता हूँ। u ओवर एफ, v ओवर एफ और फिर w ओवर एफ। तीनों का फील्ड तो सेम रहेगा, ये तो कंपलसरी है। फील्ड फील्ड डिफरेंट नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि ए पूरा इतने को कवर कर रहा है। ये है रेंज ऑफ, यहाँ पर टी है, पहले वाले में यहाँ पर टी है, दूसरे वाले में एस है, रेंज ऑफ टी। तो जो वर्क करेगा नीचे डायरेक्ट वर्क करेगा, ए होगा एस ऑफ टी। उल्टा होता है, एस ऑफ टी में पहले टी। जैसा सपोज करिए हम किसी एलिमेंट एक्स को पकड़ लिए, तो एक्स पर टी जब वर्क करेगा तो ओ कहाँ ले जाएगा, ओ इसको ले जाएगा टी एक्स पर। अब टी एक्स पर यस काम करेगा तो ए हो जाएगा एस ऑफ टी ऑफ एक्स। तो इसी को बोलते हैं एस ऑफ टी, एस ऑफ टी ऑफ एक्स, इस टाइप से। तो इसको बताया जाता है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस है। तो एस ऑफ टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बस ध्यान ये देना है कि जो रेंज ऑफ एस है, रेंज ऑफ टी सबसेट होना चाहिए इसका, सबसेट होना चाहिए भी ओवर एफ का। ठीक, ये इसलिए हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये सबसेट अगर नहीं हुआ तब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि जैसे कि मान लीजिए एक्स जब भी जाएगा तो अपने रेंज में ही जाता है। और मान लीजिए ये रेंज अगर बड़ा है, सपोज करिए कि ये रेंज बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो एक्स यहाँ ना जा करके यहीं पर रहेगा टी ऑफ एक्स। और यस कहाँ वर्क कर रहा है, भी अंदर हो गया, तो इस टी पर भी फिर यस फिर वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रहे, या किसी भी फंक्शन को जो कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं तो उसमें ये ऐसा देखा जाता है कि जो पहले का रेंज है वो दूसरे के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, या टी का रेंज सबसेट होना चाहिए किसका, एस के डोमेन का, तभी ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा और एस ऑफ टी डिफाइन होगा। इसी प्रकार से टी ऑफ एस भी वैलिड है, डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको मैट्रिक्स में देखें तो जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि u का डायमेंशन n है, यहाँ पर v का डायमेंशन m है। ठीक, तो अब देखिए ये w का डायमेंशन हमें यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगा कुछ भी रखेंगे तो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर n ले लिया और यहाँ पर m ले लिया, तो इसमें कोई भी एलिमेंट अगर हम पकड़ेंगे तो वो n डायमेंशन का है, इसमें जाएगा तो m डायमेंशन का होगा। अब s अगर m डायमेंशन का है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैं इसको ले लिया n m और मान लीजिए कि r डायमेंशन का, तो उसको ये पहुंचा देगा r डायमेंशन का। तो s ऑफ t कितने डायमेंशन का हो जाएगा। तो अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, जैसे मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूंगा, तो t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और n से m पे जा रहा है, तो t का जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा m क्रॉस n टाइप का, और s का जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, वो होगा r क्रॉस m टाइप का। मतलब अगला गुणे पिछला होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में s ऑफ t को अगर हम देखें तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें कि ये t m क्रॉस n है और इंटू ए s है r क्रॉस m, तो ऐसे तो संभव नहीं दिख रहा है ए कि आप पहले t को यहाँ पर t और s ऐसे लिख दीजिए। लेकिन अगर इसको उल्टा लिखें, ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर n है, यहाँ पर r है, तो ये संभव नहीं है। अब मैं इसको अगर उल्टा लिखूँ, पहले s को लिख दूँ, तो s कितने क्रॉस कितने का है, r इंटू m टाइप का है। और t किस टाइप का है, t का टाइप यहाँ पर m गुणे n है, m इंटू n। तो m यहाँ पर मैच कर रहा है, तो जो नया s ऑफ t जो बनेगा उसका हो जाएगा r इंटू n, r इंटू n। और वैसे भी यहाँ पर क्लियर है कि इसका n है
और इस लास्ट वाले का आर है, इसका आर है, तो जो एस ऑफ टी बनेगा ये आर इंटू एन टाइप का बनेगा। समझ में आ रहा है? ए कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हाँ सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए, इतना तो क्लियर होगा ना कि जब हम किसी मैप को डिफाइन करते हैं, कंपोजिट मैप डिफाइन करें, यहाँ से मान लीजिए मैं यहाँ एफ डिफाइन कर दूं और मैं यहाँ से जी डिफाइन कर दूं, ठीक है? तो यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र हो सकता है। अब पहले अगर इधर है तो पहले जी ऑफ एफ की बात करेंगे, क्योंकि किसी क्या हुआ, वॉइस वॉइस जा रही है? कम आ रही है। यस आ रही है। हेलो, एक सेकेंड, बाकी लोग तो जुड़े हैं, ठीक है, ओके। देखिए जैसे कि जी ऑफ एफ की जब मैं बात कर रहा हूँ, जी ऑफ एफ की, तो अगर मैं एक्स यहाँ पर ले रहा हूँ तो पहले एफ वर्क करेगा तो इसको यहाँ से एफ एक्स ले जाएगा, तो अब यहाँ से फिर जी काम करेगा तो इसमें जी ऑफ एफ एक्स, ये तो 12th से ही लोग पढ़ते चले आए हैं। तो इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि हमारा ये जो पहला, मान लीजिए कि मैं इसको जब ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में देखूँ या किसी भी के भी रेस्पेक्ट में देखिए, तो इसका एक पर्टिकुलर ये डोमेन है तो, और एक कोड डोमेन है तो एक रेंज होगा, ठीक है, इस टाइप का रेंज। तो G अगर वर्क कर रहा है, ये सपोज कीजिए A है और ये B है और ये C है, तीन सेट हैं, तो जब हम इस पर A को, मतलब A पर जब F ऑपरेट होगा तो वो इसके अंदर चला जाएगा, ये कह सकते हैं कि ये ब्लू वाला ऐसे क्षेत्र बनाएगा, मान लीजिए इसी को हम बोल रहे हैं रेंज। तो ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन G अगर B पर काम कर रहा है तो यहाँ पर दो दो केस हो सकते हैं। ऐसा भी केस हो सकता है कि जो यहाँ F वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक केस नहीं बनेगा, क्योंकि अगर F मान लीजिए A से B पर डिफाइन है तो उसी के अंदर ही होगा। तो जो G का खासकर ये ध्यान देना है, मतलब यहाँ से मत ध्यान दीजिए, F से ध्यान मत दीजिए, G से ध्यान दीजिए कि G ऑफ F को डिफाइन करने के लिए ये नेसेसरी है कि G का जो डोमेन है उसके अंदर अंदर F का रेंज हो, मतलब रेंज ऑफ F कंटेन हो डोमेन ऑफ G में, ये नेसेसरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्स जी का डोमेन इतना ही बड़ा है। अच्छा, ये तो कंफर्म होगा ना कि अगर कोई फंक्शन किसी सेट पर डिफाइन हो रहा है, अगर सेट पर डिफाइन हो रहा है तो उसका डोमेन, लेकिन अगर सेट पर डिफाइन है तो डोमेन तो इतना बड़ा होगा ही, ऑब्वियस है। वैसे मैं ये जो बता रहा हूँ ये ऑब्वियस है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, तो वैसा केस आएगा तो देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि रेंज ऑफ एफ ऑब्वियस है कि ऐसा होगा ही। तो इतना हो गया। तो ऐसा ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाऊं, तो सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक t है और यहाँ से यहाँ तक s है, और a मान लीजिए भी n ओवर f है, a मान लीजिए भी m ओवर f है वेक्टर स्पेस, और भी r ओवर f है वेक्टर स्पेस। तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनती है वो कैसी मैट्रिक्स बनती है, वो मैट्रिक्स इस टाइप से बनेगा कि ये बन जाएगा m इंटू एन टाइप के, और यहाँ s जो मैट्रिक्स बनेगा, s कहाँ से कहाँ तक बनेगा, m से r तक बनेगा, तो यहाँ r इंटू एम टाइप का हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से जब ऐसे बनाएंगे तो इस कंडीशन में s इंटू टी का इमेजिनेशन संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि s का जो टाइप है r इंटू एम है, और जो t का टाइप है वो यहाँ पर
टी का टाइप m इंटू एन है, m क्रॉस n है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा s ऑफ t वो इस टाइप होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों का मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए उसका कंडीशन होता है ना कि यहाँ पर लास्ट वाला मतलब अगर m इंटू एन है और ये p इंटू क्यू है तो ये दोनों अंदर के अंदर के सेम होते हैं, इधर से अंदर और इधर से अंदर वाले सेम होने चाहिए, जैसा कि 12th में पढ़ाया गया है। तो m यहाँ पर सेम है तो आंसर r इंटू एन में आ जाता है, r इंटू एन। लेकिन अगर यहीं पर कर दीजिए कि t ऑफ s की आप कल्पना करिए, तो t ऑफ s की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जो t का टाइप होगा, t का टाइप यहाँ पर दिख रहा है m इंटू एन टाइप का, और फिर s का टाइप क्या दिख रहा है, यस का टाइप दिख रहा है आर इंटू एन टाइप का। तो आर इंटू एन टाइप होने के लिए अब इसका मल्टीप्लाई होने के लिए ए एन हो गया और आर हो गया, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि नहीं है सर। नहीं है। जब नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई संभव ही नहीं है, तो इसलिए टी ऑफ एस यहाँ से इमेजिन नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आपको डिफाइन करना है तो अब दिमाग लगाइए, क्या कर दें कि डिफाइन हो जाए। ए एन है और ए आर है, तो मैं कह दूंगा कि R बराबर n। आर को मैं एन से रिप्लेस कर दूं। अगर मैं यही मैं कह दूं कि वी एन ओवर एफ पर बताइए, तब ये दोनों डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, दोनों इसलिए डिफाइन हो जाएंगे कि देखिए तो ए जो यहाँ पर जो आर दिख रहा है, आर को अगर मैं एन से रिप्लेस कर दूंगा तो एन से रिप्लेस कर दूंगा तो एन इंटू एम और एम इंटू एन, तो अंदर एम और एम सेम है तो आंसर एन गुणे एन आ जाएगा, यस ऑफ टी डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अब मुझे जब टी ऑफ यस डिफाइन करना है, टी ऑफ यस, तो अलग अलग टी इंटू अलग अलग एस, तो टी का टाइप कितना होगा? जब हम यहाँ पर एन और एम रख रहे हैं तो टी का टाइप हो जाएगा एम गुणे एन, और यस का टाइप चूँकि यहाँ पर यम है और यहाँ यन, तो यन गुणे यम हो जाएगा, यन गुणे यम। तो ये दोनों सेम है तो इसका जो टी ऑफ यस आ जाएगा ये किस टाइप का हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर यन गुणे एम है ना, हाँ, तो एम गुणे एम। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि टी ऑफ एस एम गुणे एम आ रहा है और एस ऑफ टी एन गुणे एम आ रहा है। तो इन जनरल थिंकिंग में अगर आपको सोचना होगा तो क्या कभी आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑलवेज एस ऑफ टी और टी ऑफ एस बराबर होंगे? इन जनरल क्या लग रहा है कि ऑलवेज बराबर होंगे या नहीं होंगे? जैसे कि मान लीजिए n का वैल्यू अगर आप सोच रहे हैं, सपोज कीजिए n का वैल्यू मैं 3 ले लूँ, इसका वैल्यू 4 ले लूँ और फिर यहाँ से मैं 3 ले लेता हूँ, तो अगर n का वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ और m का वैल्यू मैं 4 ले रहा हूँ, तो जो यहाँ पर दिख रहा है यस ऑफ टी, टी ऑफ यस जो दिख रहा है, टी ऑफ यस, इसका टाइप क्या होगा? टी ऑफ यस का टाइप यहाँ पर m गुणे m है तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो एस ऑफ टी है, एस ऑफ टी का टाइप एन का वैल्यू 3 है तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो क्या ये एस ऑफ टी और टी ऑफ एस दोनों सेम होंगे? नहीं सर। नहीं होंगे सेम। ठीक है, तो इन जनरल ऐसा कहा जाता है कि, और इसे प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है कि अगर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिए हों तो उनका प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि बराबर हों। ठीक है, अच्छा, बराबर कब होंगे? जब ऐसा केस बन जाए कि ये यम भी एन के बराबर हो जाए, तीनों इक्वल हो जाए, तब वहाँ चांस बनेंगे कि इक्वल हो जाएंगे, बाहर से इक्वल हो जाएंगे, लेकिन इंटरनल प्रॉपर्टी अगर गड़बड़ हुई तो भी डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर केसेज रहते हैं कि अगर आपको कहीं एस ऑफ टी और टी ऑफ एस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पर एक गलत होने के चांसेस रहते हैं। मतलब इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ये बात सबको समझ में अगर नहीं आ रही हो तो मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर समझिए, एक मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ टी R2 टू R, ठीक है, टी मान लीजिए R2 से R पर एक R2 पर मैपिंग है, और इस टाइप से डिफाइन है कि टी ऑफ ए बी इक्वल टू ए कामा 0। अब मैं एक S डिफाइन कर रहा हूँ, ए भी R2 से R2 पर ही डिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसका जो टाइप है
ए बी को ए जीरो जीरो ए के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। जीरो ए के फॉर्म में ए लीनियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं टी ऑफ एस को कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार। टी ऑफ एस को मतलब टी एस को टी एस ए बी पर कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर पता चलेगा टी एस ए बी। तो इसके हिसाब से एस ए बी को क्या ले जा रहा है, जीरो ए ले जा रहा है। और टी क्या काम कर रहा है, पहले को एज इट इज छोड़ रहा है, बी वाले को जीरो कर दे रहा है, तो टर्म हो जाएगा जीरो जीरो। ठीक है, इसी प्रकार एस ऑफ टी जब ए बी करेंगे तो यहाँ पर टर्म क्या होगा, तो एक्चुअली इसको फिर आप जीरो ए बी कर सकते हैं जीरो ऑपरेटर की तरह, और यहाँ पर एस होगा, अब टी ऑफ ए बी होगा। तो इस टाइप से अगर मैं इसको सोचूं तो टी ऑफ ए बी के हिसाब से ए कामा जीरो हो जाएगा। और दूसरे हिसाब से जब देखिए तो यहाँ ए कामा जीरो है तो ए को दूसरे जगह पे ले जा रहा है और बी को छोड़ दे रहा है, पहले प्लेस पर जीरो रख दे रहा है। तो ए दूसरे प्लेस पर जाएगा तो ए यहाँ चला जाएगा और बाकी दूसरे प्लेस पर जीरो होना ही है। तो यहाँ से आपको क्या दिखा कि टी एस क्या कर रहा है, ए बी को जीरो पर ले जा रहा है लेकिन एस टी जीरो पर नहीं ले जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर मतलब यहाँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इंटरनल प्रॉपर्टी में गड़बड़ी हो जा रही है, तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू टी एस होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। और कभी कभी सपोर्ट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सपोर्ट में एग्जाम्पल होते हैं, तो उसमें जैसे कि देखिए मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो सपोर्ट में है। इस तरीके का एग्जाम्पल सामने आ सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल आप लोग जो है डॉक्टर AP सिंह को फॉलो करिए। एग्जाम्पल, ठीक, हमें टी एस नॉट इक्वल टू टी एस इक्वल टू एस टी टाइप का, ठीक, इस टाइप का मैं ऑपरेटर आपको दे रहा हूँ। तो सपोज करिए कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। ठीक है, भी एक वेक्टर है। मान लीजिए कि पहले मैं भी आपको बता दूं कि यहाँ पर भी क्या है। भी और टी सब डिफाइन करना होगा ना। भी को मैं बता रहा हूँ कि भी ओवर आर सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए मैं यहाँ पर डिफरेंशिएबल पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। अच्छा, पॉलिनोमियल तो डिफरेंशिएबल होता ही है, पॉलिनोमियल में कुछ ऐसा लफड़ा तो नहीं होता कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका प्लस और डॉट डिफाइन होता है, सबको पता है, वेक्टर स्पेस बना लेता है। अब मैं इसी भी पर से भी ओवर आर पर से भी ओवर आर वेक्टर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर कोई एफ एक्स है जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को सुविधा के लिए पी एक्स लिखिए, पी एक्स, और इसका डेरिवेटिव कर दीजिए पी डैश एक्स कर दीजिए। ठीक है, एक पी ले लीजिए ऐसे, ठीक, और एक एस ले लीजिए जो इस टाइप से होगा कि पी ऑफ एक्स को करेगा क्या, 0 टू एक्स पी टी डी टी कर दे, मतलब इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन, दोनों अपोजिट प्रॉपर्टी हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर कोई पॉलिनोमियल पकड़ लेता हूँ, सपोज कीजिए मैं एक छोटा पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, लेट कर लीजिए कि पी एक्स का वैल्यू ले लेता हूँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स। एक्चुअली ये भी एग्जाम्पल ऐसा है कि जो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इक्वल वाले में बहुत सारे मिल जाएंगे। इक्वल वाले में आप कह सकते हैं कि मैपिंग आप कुछ यही ले लीजिए, दोनों सेम ले लीजिए तो इक्वल तो हो ही जाएंगे ना। अगर आप यस को भी टी ले लीजिए और टी को भी टी ले लीजिए तो दोनों कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और ऑपरेट होगा तो हर बार सेम ही देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट इक्वल में दूसरा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर या इतना ही बस रहने देते हैं। तो अब ज़रा बताइए कि अगर मैं टी एस पी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, टी ऑफ पी एक्स किया जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, टी ऑफ पी एक्स, टी ऑफ एस ऑफ पी एक्स, एस ऑफ पी एक्स,
ठीक है। तो टी और एस, एस कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेट कर दे रहा है 0 से एक्स, और इसी को ए नाट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, और एक्चुअली यहाँ पर टी है तो मैं इसको टी लिख देता हूँ और टी स्क्वायर और यहाँ पर डी टी, ठीक है। अब टी ऑपरेट करेंगे अभी बाद में। तो जब इसको पुट करना होगा तो ए नाट टी प्लस फिर होगा यहाँ पर ए वन टी स्क्वायर बाई टू प्लस ए टू टी क्यूब बाई थ्री, और यहाँ पर 0 और ऊपर एक्स, तो एक्स पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी ए नाट एक्स प्लस ए वन एक्स बाई टू प्लस ए टू एक्स क्यूब बाई थ्री, इस तरीके से बन जाएगा। अब टी क्या काम करेगा, उसका डेरिवेटिव कर देगा। तो डेरिवेटिव कर देगा तो ये बन क्या गया, ए नाट, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर डेरिवेटिव करेगा तो ए वन एक्स, और यहाँ पर करेगा तो ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से वो खुद आइडेंटिटी मैप की तरह ये पी एक्स बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया गया, ठीक है। अब देखिए इसी के नीचे अगर मैं यहाँ पर वहाँ पर मैं टी एस लगाया हूँ, अगर मैं एस टी ऑपरेट कर दूँ पी एक्स पर, तो एस और टी पी एक्स, तो पी एक्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से जब टी इसमें पी एक्स लिखेंगे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, तो टी क्या काम करता है, डेरिवेटिव का काम करता है। जब डेरिवेटिव का काम करेगा तो ए नॉट कांस्टेंट है, इसको 0 कर देगा, और यहाँ पर ए वन प्लस टू ए टू एक्स, बस इतना ही बचेगा। अब यस इंटीग्रेशन करेगा और कहाँ से कहाँ तक, 0 से एक्स तक, और ए वन प्लस टू ए टू टी डी टी, इस टाइप की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, जब आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए नाट ए वन के साथ टी, और हाँ ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर, और यहाँ पर 0 और x, तो हो जाएगा ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप ज़रा ऑब्जर्व करिए कि जो यहाँ पर टी एस यूज हुआ था पी एक्स पर, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा था, उसका वैल्यू आ रहा था एक खुद पी एक्स दे रहा था इतना बड़ा। लेकिन जब हम एस टी को ऑपरेट किए, इसके उल्टे को ऑपरेट कर दिए, तो यहाँ से ए नाट गायब हो जा रहा है, यहाँ पर ए नाट का टर्म यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से इम्प्लाई कर देंगे कि एस टी नाट इक्वल टू टी एस। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर, या अगर सेम पर है तो ऑपरेटर, यहाँ पर ऐसे ऑपरेटर होगा, अगर डिफरेंट पर है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से डिफाइन होता है। इसके हमने कंसेप्ट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग में हम एक्सप्लेन करते हैं रेंज स्पेस। रेंज स्पेस ये छोटे छोटे टर्म हैं जिनका कि आगे जरूरत पड़ेगा। रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखिए जैसे कि इसमें करना क्या, देखिए ज़्यादातर केसेज हम लोग फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं यहाँ तक। मतलब जैम में तो पक्का है कि फाइनाइट डायमेंशनल, नेट में जब जाते हैं तो कुछ इनफाइनाइट डायमेंशनल भी केसेज आ जाते हैं। जैसे कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल, अगर सिर्फ सेट ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इस पर आर का ओवर क्यू अगर बनाया जाए वेक्टर स्पेस, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक। तो ये सब छोटे छोटे हैं, और बड़े स्पेस फिर मतलब इस टाइप के जो एलपी स्पेस बनते हैं, और वहाँ पर तो एमएससी में पढ़ाया जाता है, तो जो लोग वहाँ पढ़ेंगे उनको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ज़्यादातर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में अगर इनफाइनाइट डायमेंशनल आएगा तो उसका बेस बना करके तुरंत एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो मान लीजिए कि U ओवर F कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और V ओवर F दूसरा कोई वेक्टर स्पेस है,
और यहाँ से यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन LT है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसमें होगा क्या कि जितना पार्ट एक कवर करेगा, जैसे कि ये जितना पार्ट कवर करेगा इसी को बोला जाता है रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी। और ये प्रूव किया जाता है कि रेंज ऑफ टी कुछ बस एक सबसेट नहीं है, ए इस भी का सब स्पेस हो जाता है। रेंज ऑफ टी सब स्पेस ऑफ भी, सब स्पेस ऑफ भी ओवर एफ, मतलब यू से टी मैप के थ्रू पूरा का पूरा स्पेस यहाँ पर आएगा। इसी को हम रेंज ऑफ टी बोलेंगे, RT बोलेंगे, और ये RT भी ओवर एफ का सब स्पेस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ठीक है। तो x y है तो पक्का है कि tx और ty कहाँ चला जाएगा, ये RT में चला जाएगा, रेंज ऑफ टी में। अगर इसको सब स्पेस बनना है, ठीक, अगर अच्छा एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, बाई डेफिनेशन ए जा रहा है तब तो इसी में जाएगा, तो सबसेट तो हो गया। अब इसे अगर सब स्पेस दिखाना है कि RT अपने आप में सब स्पेस है, तो इसको दिखाने के लिए हमें यही टर्म यूज करना होगा, AT ऑफ x प्लस BT ऑफ y बिलोंग कर जाए RT में फॉर ऑल AB बिलोंग टू F, और बाकी जो TX और TY ये बिलोंग कर रहा है रेंज ऑफ टी में, इस टाइप से। तो हमें इसको दिखाना है कि ये बिलोंग कर जाए। तो पहले हम सोचते हैं, यहाँ से सोचते हैं, इतने को ही सोचिए। अभी ये मत सोचिए कि इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, रेंज ऑफ टी में जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी इतना ही सोचिए। मतलब AT ऑफ x प्लस BT ऑफ y, और आपको पता है कि XY कहाँ पर है, XY UF का मेंबर है। तो टी लीनियर है, तो लीनियर की प्रॉपर्टी से हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं AX प्लस BY, ऐसा भी लिख सकते हैं। XY कहाँ है, U में है, तो अगर U में XY है और F दोनों सेम फील्ड पर ही डिफाइन होते हैं, तो यही कारण है कि डिफाइन होते हैं सेम फील्ड पर। ठीक है, कि अगर डिफरेंट फील्ड पर कर देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सारे रिलेशन खराब होने लगेंगे। तो इसलिए सेम पर डिफाइन करके स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर A भी होगा, B भी होगा F में, तो AX प्लस BY ये कहाँ होगा, A भी UF में होगा। तो UF में होगा तो T के थ्रू तो इसमें जा ही रहा है ना, इसमें जा ही रहा है T के थ्रू, तो A भी T के थ्रू चला जाएगा, तो इसके अंदर A भी पहुँच जाएगा AX प्लस BY ऑफ T। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कहाँ पहुँच गया, रेंज ऑफ टी में पहुँच गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक पहुँच गया। तो अब एक इसके इक्वल है, ए इसके इक्वल है, तो फाइनली हमने यहाँ दिखा दिया कि इसके ATX प्लस BTY RT में चला जा रहा है, इसलिए RT अपने आप में वेक्टर स्पेस हो जा रहा है, लेकिन ये सबसेट है V का, इसलिए V का सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है रेंज स्पेस। ठीक, अब देखिए रेंज स्पेस के साथ एक और बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आता है कर्नेल का, जैसे कि आप पहले से पढ़ते चले आए हैं। जैसे कि मान लीजिए U ओवर F से V ओवर F पर कोई मैप डिफाइन है इस टाइप से, तो इसके कुछ ऐसे एलिमेंट जो कहाँ पर जा रहे हों, अगर 0 पर जा रहे हों, यहाँ 0 पर, तो इसको बोला जाता है कर्नेल ऑफ टी के थ्रू जा रहे हैं, तो कर्नेल ऑफ टी कहा जाता है। मतलब अगर आपको कहा जाए कर्नेल ऑफ टी क्या है, तो कहेंगे कि U ओवर F, U के डोमेन के वे एलिमेंट जिन पर टी लगाने पर वो दूसरे वेक्टर स्पेस के 0 पर चले जाते हों, तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्नेल ऑफ टी। अब कर्नेल ऑफ टी को दिखाया जाता है कि वो सब स्पेस है किसका, U का सब स्पेस है। कैसे, चलिए इसमें हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं कर्नेल ऑफ टी में, कर्नेल ऑफ टी में। अब इसको सब स्पेस दिखाने के लिए हमें शो करना होगा कि AX प्लस BY भी कर्नेल ऑफ टी में बिलोंग करेगा। तो देखते हैं कैसे। देखिए
इसको बिलोंग करने के लिए कोई भी एक कर्नेल में जाना चाहता है तो टी कहता है हमारे पास आओ, हम ऑपरेट करेंगे, और अगर जीरो हो गए तब तो पक्का है हमारे अंदर आप चले जाओगे, नहीं जीरो हो पाए तो नहीं जा पाओगे। तो टी को ऑपरेट करके देख लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई पर। तो चूंकि टी लीनियर है तो खुल जाएगा, तो हो जाएगा ए टी एक्स प्लस बी टी वाई। अब यहाँ से ए और टी एक्स का वैल्यू, चूंकि एक्स कर्नेल में है तो टी एक्स जीरो होगा, वाई कर्नेल में है तो टी वाई भी जीरो होगा, तो इसलिए ए जीरो प्लस बी इंटू जीरो सब हो गया जीरो। तो किसी एलिमेंट पर टी ऑपरेट करने पर अगर जीरो हो गया तो ये पक्का है कर्नेल में चला जाएगा। तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई भी कर्नेल में चला गया, और अगर एक्स वाई कर्नेल में जा रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई को शो कर दिए, तो इसलिए कर्नेल ऑफ टी क्या बन जाएगा, एक स्पेस बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, सब स्पेस। और चूंकि ए सबको जीरो पर भेजता है तो इसको नल स्पेस भी बोलते हैं, नल स्पेस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है कि अगर कोई मैपिंग है, ध्यान दीजिए, अगर कोई मैपिंग है यहाँ पर u ओवर एफ और v ओवर एफ, तो इसमें से इसमें एक मैप डिफाइन हो, मतलब कोई t है, मान लीजिए यहाँ पर कोई t है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो रेंज ऑफ t होता है, रेंज ऑफ t उस सब स्पेस होगा, सब स्पेस ऑफ v ओवर f, और इसके अंदर जो कर्नेल ऑफ t होगा, या इसको नल स्पेस बोलेंगे, ठीक, नल स्पेस इस सब स्पेस होगा, सब स्पेस ऑफ u ओवर f। ठीक है, तो इतना चीज़ तो क्लियर होगा। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा सा थियरम है जिसे बोलते हैं रैंक नलिटी थियरम। तो अब पूछा जाए रैंक क्या है, तो रैंक आप दो जगह पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं मैट्रिक्स में, दूसरा पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, और दोनों आपस में कनेक्टेड है। अभी धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, एक दिन से ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपस में कनेक्टेड हैं, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब जो यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो आप रैंक पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम जो रैंक पढ़ते हैं, रैंक की डेफिनेशन होती है, अच्छा देखिए, u का डायमेंशन फाइनाइट है, u फाइनाइट है और v भी फाइनाइट है। तो u का डायमेंशन फाइनाइट मैं मान लिया n है, और v का डायमेंशन सपोज कर लीजिए m है। ठीक है, तो ये जो RT है सब स्पेस ऑफ v ओवर f है, तो इसका भी तो कुछ न कुछ डायमेंशन होगा, तो यही डायमेंशन ऑफ RT मतलब रेंज स्पेस का डायमेंशन को ही बोलते हैं रैंक ऑफ t, ये डेफिनेशन है। ठीक है, और दूसरा कि नल स्पेस, तो नल स्पेस क्या है, ये UN जो हमारा डोमेन वाला स्पेस था, वेक्टर स्पेस, उसका सब स्पेस है, तो इसका भी कुछ न कुछ डायमेंशन होगा। तो जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जो भी होगा, इसको बोला जाता है नलिटी बोला जाता है। ठीक है, नलिटी, इसको न्यू ऑफ टी ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यू ऑफ टी नलिटी, और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, तो इसको रैंक ऑफ टी, तो इसको रो ऑफ टी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर है। ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में कोई नहीं पूछेगा कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं, डेफिनेशन पर क्वेश्चन उठाएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, पूरा लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा कि बहुत समय पहले कैसे सोचा गया और क्यों सोचा गया। तो फिलहाल यहाँ तक तो क्लियर है सबको, या किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। नहीं क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, तो यहाँ से अब मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, रैंक नलिटी थियरम। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा प्रूफ है, बहुत बड़ा नहीं है। देखिए जैसे एक चीज़ का ध्यान दीजिए, आप ये ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि किसी सब स्पेस का अगर बेसिस दिया है तो स्पेस का बेसिस कैसे फाइंड करेंगे। ये तो सब स्पेस है और सब स्पेस का बेसिस दिया है, तो स्पेस का बेसिस कैसे फाइंड करेंगे, कुछ आइडिया है? एक्सटेंड कर देते हैं।
ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको आगे ले चलता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसा कहूँ कि R3 एक मैं R3 ओवर R ले लिया, ठीक है। अब मैं एक ए भी है V ओवर F यही है। W मैं एक डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसा। जैसे कि मैं कह दिया कि इसमें X Y Z ऐसे लिए जाएंगे, R3 ओवर R के ऐसे लिए जाएंगे कि इसकी दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होगी कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, या ऐसा मैं कह दूँ कि x प्लस जेड इक्वल टू वाई होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर स्पेस बना लेता है, बना लेगा, आप घर पे चेक कर सकते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। ए बना लेगा। अब अगर मैं पूछूं कि डायमेंशन बताइए, तो R3 ओवर R यहाँ पर जो डायमेंशन निकाला जाएगा, डायमेंशन ऑफ V ओवर F, ये तो पक्का है कि 3 है, लेकिन डायमेंशन ऑफ W अगर मैं पूछूं, डायमेंशन ऑफ W, तो डायमेंशन ऑफ W जैसा कि दिख रहा है, इससे तो क्लियर कर सकते हैं ना कि 2 होगा। यस सर, 2 होगा। ठीक है, इसलिए 2 होगा क्योंकि y x और z पर डिपेंड है। क्योंकि अगर आप x को 3 भर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं इंडिपेंडेंटली भर रहा हूँ, x का वैल्यू जैसे यहाँ पर लिखा x y z लिखा है, अगर ये w में जाना चाहता है तो यहाँ अगर 3 भर रहे हैं, यहाँ 5 भर रहे हैं, तो यहाँ 7 भर देंगे तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि बीच वाला जो y है फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर है, तो बीच वाला ये 5 3 तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये 7 है तो ये नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाला प्लेस है ये डिपेंड है फर्स्ट और लास्ट के सम पर, इसलिए हम इसको फ्री कर देंगे, मतलब कि जितने इंडिपेंडेंट प्लेसेज होते हैं वही होता है डायमेंशन। तो इंडिपेंडेंट प्लेसेज इसका पहला और तीसरा प्लेसेज है, इसलिए इसका डायमेंशन 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब यहाँ पर आप चीज़ों को बदल भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चाहें तो ऐसे कर दीजिए x प्लस जेड माइनस वाई बराबर 0, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते जेड बराबर वाई माइनस एक्स, इस तरीके से चाहे जिस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप वाई एक्स को बदलेंगे तो जेड उस हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो इन तीनों में एक जो रिलेशन दिया है, इस रिलेशन से क्लियर होता है कि आप किसी दो को तो बदल सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली पुट कर सकते हैं, लेकिन तीसरा फिर उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। तो इसमें इंडिपेंडेंट प्लेसेज कितने हैं? इसमें 2 हैं, इसलिए इसका डायमेंशन 2 होगा। तो अब इसकी बेसिस को हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो बेसिस निकालने के लिए आपको चीज़ें ऐसे सोचना होगा। देखिए, क्योंकि डायमेंशन 2 है तो 2 की चॉइस इंडिपेंडेंट होगी। तो यहाँ जैसा लिखा है, मैं यक्स को मान ले रहा हूँ के, लेट मैं कर ले रहा हूँ, यक्स का वैल्यू के होगा और वाई का जेड का वैल्यू टी होगा, जेड का वैल्यू टी होगा, तब जाके वाई का वैल्यू के प्लस टी हो जाएगा, के प्लस टी हो जाएगा। जो सोल्यूशन होगा एक्स वाई जेड जो इसमें आएंगे, एक्स का वैल्यू है के और के प्लस टी, और ये है टी। अब इसको थोड़ा खोल दीजिए तो के कामन कर लीजिए तो 1 1 0, और यहाँ टी कामन कर दीजिए तो 0 1 1, इस तरीके से, ठीक है। तो यही दो वेक्टर मिले जो कि W के बेसिस में जाएंगे। तो W के बेसिस अगर बनाना हो, बेसिस ऑफ W, ठीक है, तो बेसिस जो बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा 1 1 0 और फिर 0 1 1, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य था कि अगर सब स्पेस का, ध्यान दीजिए, सब स्पेस का अगर बेसिस पता हो तो वेक्टर स्पेस का बेसिस कैसे बनाएंगे। तो एक सिंपल कंसेप्ट है, उसमें बढ़ा कर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्वाभाविक सी बातें लगती है कि सब स्पेस का बेसिस अगर 2 है, डायमेंशन 2 है, तो उसकी बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे, और जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन 3 है तो उसमें 3 होंगे। तो 2 हैं तो 2 से तो काम चलेगा नहीं, एक तीसरा उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, और ऐसा इंक्लूड करना पड़ेगा कि तीनों एलाई हो, बस ये ही के बेसिस बन जाएंगे। ये बात समझ में आ रही, सबको डाइजेस्ट हो रही है? यस सर। तो मैं यहाँ पर बेसिस ऑफ भी बना रहा हूँ, यहाँ पर बेसिस ऑफ W है। देखिए कैसे बना रहा हूँ,
मतलब कि यहाँ पर ऐसे ही देख करके लग रहा है कि 1 1 यहाँ पर 0 है, ठीक है, दूसरे में दिख रहा है 0 1 1, तो तीसरे में ऐसा करते हैं ना कि यहाँ लास्ट में 0 है, फर्स्ट में 0, इसमें बीच में 0 कर देते हैं, ठीक है। ये जो एडिशनल मैंने यहाँ पर 1 और 0 और 1 ऐड किया है, अब इससे कंफर्म हो गया कि V3 का, और ये तीनों LI हैं। LI इसलिए कह सकते हैं कि कभी भी मतलब इन, अब देखिए ज़्यादा इधर उधर घुमाने से सीधे अच्छा है कि LI तभी कहेंगे जब जब इसका आप तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, 0 ना हो तो LI हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, जैसे चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, खड़े भी रख सकते हैं, बेड़े भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे रख दिया 1 1 0 और फिर 0 1 0 और फिर यहाँ पर 1 1 1 0 1, ऐसे में रख दिया, यहाँ पर 1 रखना होगा, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो 1 करेंगे तो 1 माइनस 0, और 0 वाला तो ख़त्म हो जाएगा, फिर प्लस 1 फिर से आएगा, तो इसमें जब करेंगे तो 1 माइनस 0, तो इस तरीके से 1 प्लस 1 है 2 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। और डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये तीनों जो कॉलम होंगे वो क्या होंगे, LI होंगे। LI होंगे तो पक्का है कि ये, हाँ। अब दूसरा कंसेप्ट, दूसरा चीज़ ये बना कि इसके किसी भी एलिमेंट को ए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दे, मतलब कि लीनियर स्पान, BB का अगर लीनियर स्पान करें तो यहाँ पर R3/R बन जाए, तो आप इसे घर पे बना के देखिए, कोई भी एलिमेंट इससे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कहने का मतलब था कि किसी भी वेक्टर स्पेस में कोई सब स्पेस दिया है तो उसका डायमेंशन अगर कम है तो उसमें अलग से एडिशनल एलिमेंट डाल करके उसे एक्सटेंड करके के जो वेक्टर स्पेस है उसका बेसिस हम बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, ओके। तो इसी कंसेप्ट पर मैं यहाँ पीछे उस थ्योरम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पर कहा जाएगा कि मान लीजिए कि मैं जो यहाँ पर नल स्पेस है, मतलब कर्नेल ऑफ टी है, कर्नेल ऑफ टी में मैं मान लेता हूँ कि कुछ, चूंकि वेक्टर स्पेस है तो कुछ न कुछ तो डायमेंशन होगा ना। मान लिया कि इसका डायमेंशन R है, सपोज कर लीजिए डायमेंशन ऑफ नल स्पेस R है, तो R है तो इसमें क्या होगा कि जो बेसिस होगी नल स्पेस की, यानी BN मैं लिख रहा हूँ बेसिस ऑफ नल स्पेस, इसमें सपोज करिए कि V1 या U1 में मान लेता हूँ, U1 U2 एंड सो ऑन UR, ये इसकी बेसिस है, ठीक है। अच्छा, बेसिस है और ये नल स्पेस की बेसिस है, तो ये तो, हाँ, तो मतलब इसमें एक खास बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके किसी भी एलिमेंट पर टी को लगा देंगे तो 0 देगा। क्यों देना ही चाहिए ना, क्योंकि नल स्पेस में है, तो नल स्पेस के किसी भी एलिमेंट पर जब टी ऑपरेट होता है तो 0 देता है, इसका 0 देता है, VM का 0 देता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर R मान लिया। अब देखिए दूसरा चीज़ है कि अब हम बेसिस बनाएंगे किसका, U का बनाएंगे, U का बेसिस बनाएंगे तो कितना होना चाहिए, N होना चाहिए। तो U1 U2 UR, अब हम कुछ इसमें बढ़ा रहे हैं, वो कौन सा बढ़ा रहे हैं, UR प्लस 1 से ले करके हम बढ़ाएंगे कितना, कि मान लीजिए कि UN माइनस R तक बढ़ाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? इसकी संख्या N माइनस R तक होगी। मैं इसको थोड़ा सा और सरल तरीके से लिखूं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। U1, अब मैं एक सेकंड, U1 नहीं, कुछ मैं इसको नया नाम दे देता हूं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, सेम नाम रखने पर प्रॉब्लम हो रहा है। मैं इसको V ले लेता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज कीजिए V1 से लेके VN माइनस R। क्यों? क्योंकि R तो है ही पहले से ही, और N माइनस R हमने अलग से जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो R कट जाएगा, N तो पूरा डायमेंशन ऑफ U पता चल जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। पहले हमारा जो बेसिस था, पहले बेसिस था नल स्पेस का, जिसमें हमने R एलिमेंट को मान लिया।
अब उसको एक्सटेंड करके उसमें एडिशनल एलिमेंट डाल करके कितने डालेंगे, चूंकि हम पहले से लिए हैं कि यू का डायमेंशन n है, तो हम इसमें कितना लेंगे, v1 से लेके n माइनस r तक ले लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो n हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। थोड़ा तो फिर से रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा, कौन सा, बी यू वाला? या सर। देखिए, जैसे कि ऐसे आप सोचिए, मान लीजिए मैं पहले से ही यहाँ पर इसको ना यन नहीं लिखता हूँ, तब ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर यम भी नहीं लिख रहा हूँ, जाने दीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये जो v1 v2 है ना, मान लीजिए कि ये v अब r+1, देखिए अब ये फिक्स नहीं है कि कितना है, जितना आएगा उतने को ही हम मान लेंगे। देखिए कैसे, r एलिमेंट जो थे, r एलिमेंट सपोज करिए कि उसमें थे, कर्नेल में थे, मतलब कि नल स्पेस के डायमेंशन में r, बेसिस में r एलिमेंट था तो उसका डायमेंशन r था। अब मैं अगर पूरे वेक्टर स्पेस का अगर बेसिस बनाऊंगा तो पक्का है कि कर्नेल उसका सब स्पेस है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट पुट करके न बढ़ा पाऊंगा, बिना एक्स्ट्रा एलिमेंट पुट किए तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो मैं अलग से एलिमेंट v1 v2 vs, ये इतने एलिमेंट मैं अलग से डाल के बोल दिया कि ये बेसिस हैं u के, तो u का डायमेंशन अब कितना हो जाएगा, r+s। अब बात समझ में आ रही है? या सर। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो जरा एक चीज़ अब बताइए कि जब हम यहाँ पर रैंक मतलब रेंज स्पेस का डायमेंशन, तो रेंज स्पेस का भी तो डायमेंशन हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे लिया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्लेम करूँगा कि देखिए, जैसे कि अब एक चीज़ बताइए कि BU में, BU का मतलब है कि बेसिस ऑफ U में इतने एलिमेंट हो गए। अब इस पर हम, अच्छा एक चीज़ बताइए, अब U का कोई भी एलिमेंट लेना होगा, अगर U का हमें कोई भी एलिमेंट लेना होगा तो हम कैसे लेंगे? लेट करिए, लेट सपोज कर लीजिए कि अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है U में। अगर U में होगा तो U की बेसिस इतनी बड़ी है तो पक्का है कि देयर एग्जिस्ट सम AI कामा BI, ठीक है। या ऐसे मैं कह दूं AI कहाँ से कहाँ तक, I 1 से लेकर तक R तक जाएगा, और BI और I कहाँ से कहाँ तक लेके 1 से लेकर के S तक जाएगा। ये सब फील्ड में होंगे, AI और BI दोनों फील्ड में होंगे। और अल्फ़ा कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा A1 U1 A2 U2 एंड सो ऑन AN AR और UR, प्लस फिर होगा B1 V1 और B2 V2 और ऐसे ही BN भी प्लस रहेगा, और BR यहाँ पर रहेगा ना BS और VS। ये बात समझ में आ रही है कि अल्फा ऐसे बनेगा या किसी और तरीके से बनेगा? ऐसा ही बनेगा। जिसको नहीं समझ में आता वो पूछेगा तुरंत, तब आ जाएगा। क्योंकि अगर आप U का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो वो कोई भी एलिमेंट होगा तो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बनेगा ना, और कहीं से तो बन नहीं पाएगा। तो बेसिस में U1 से लेके UR तक एलिमेंट है, V1 से VS तक एलिमेंट है, तो सबका लीनियर कॉम्बिनेशन हम बना दे रहे हैं। तो अब T अगर ऑपरेट कर दें तो देखिए T लीनियर प्रॉपर्टी से ऐसे खुलेगा 1TU1 प्लस A2TU2 और ARTUR प्लस फिर B1TV1 से लास्ट में BSTVS। आपको पता है कि U1 U2 UR सब के सब कर्नेल में है, तो जो कर्नेल में होते हैं, नल स्पेस में होते हैं, उन पर अगर U1 लगा दिया जाए तो 0 हो जाएगा, TFU2 लगा दिया जाए तो 0 हो जाएगा, TFUS लगा दीजिए तो भी क्या हो जाएगा, UR, ये सब 0 हो जाएंगे। तो इतने सब R तक तो 0 हो जाएंगे, यही बचेगा हमारा
B1 T ऑफ V1 और फिर BS T ऑफ VS। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्लेम करूँगा, क्लेम करूँगा कि जो ये दिख रहा है, ये T ऑफ V1 और T ऑफ V2 T ऑफ VS, यही होगा डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि अब बताइए, जैसे कि यहाँ पर आप कल्पना करिए, कल्पना नहीं करिए, ऐसे ही सोचिए कि यहाँ पर हमारा U है और यहाँ पर हमारा V है, इसमें अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा पर जब T लगा तो T अल्फ़ा चला आया V में, T अल्फ़ा चला आया V में, और ये जब आ रहा है तो T V1 T V2 और T VS से जनरेट हो रहा है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रहा है। आप कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, जैसे सपोज करिए, इमेजिन करिए कि मैं यहाँ अल्फ़ा ही न लेकर के अगर मैं एक बीटा ले लूँ। आप कल्पना करिए कि लेट मैं कर दूँ यहाँ पर, यहीं आगे ही क्योंकि क्रम बिगड़ जा रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कि मैं एक बीटा ले लूँ, किसका ले लूँ? U का ले लूँ। तो U का ले लूँ तो पक्का है ना कि U का बेसिस क्या है? U के बेसिस में कुछ तो U1 से लेके UR तक है और V1 से लेके VS तक है, तो इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? A1 U1 और AR UR प्लस BR, मतलब कोई अलग से स्केलर एग्जिस्ट करेगा, ज़रूरी नहीं है कि जो पहले में मिला है वही मिलेगा, कुछ और मिलेगा जो यहाँ पर कहेगा कि B1, या मान लीजिए मैं यहाँ पर A डैश कर दिया और यहाँ पर B1 डैश करके V1 लिख दिया और फिर प्लस BS डैश करके VS लिख दिया। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन T जब अप्लाई करेंगे बीटा पर, तो T सब पर ऑपरेट होगा, और सब पर ऑपरेट होगा तो लीनियर प्रॉपर्टी से A1 डैश T ऑफ U1 ये जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो, सब इधर के जीरो हो जाएंगे, यही सब बचेंगे। तो क्या बचेगा? B1 डैश के साथ यहाँ पर T ऑफ V1 और बढ़ा दीजिए BS डैश के साथ T ऑफ VS। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमने अगर कोई दूसरा एलिमेंट लिया तो भी ये जो T बीटा गया, जैसे मैं यहाँ से बीटा पकड़ा तो T बीटा कहाँ जाएगा? T बीटा जाएगा, ये पक्का है कि रेंज ऑफ T में जाएगा, और तो कहीं जाएगा नहीं, रेंज ऑफ T में ही जाएगा। तो रेंज ऑफ T के दोनों एलिमेंट किस एलिमेंटों से जनरेट हो पा रहे हैं? यही T V1 T V2 T VS से, तो यहाँ भी T V1 T V2 और T VS से। तो क्या आपको ये लग रहा है कि रेंज ऑफ T का कोई भी एलिमेंट होगा इन्हीं T V1 T V2 T VS से जनरेट हो जाएगा? क्यों नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं कि समय ज़्यादा हो गया है। कुछ तो रिस्पॉन्स करिए। ये तो समझ नहीं आया। इसके पहले जो आप बताए हैं, हाँ, कोई भी सब स्पेस है और उसकी बेसिस है, और फिर उससे जो स्पेस है हाँ, एक्सटेंड कर दिए, वो वाला एक बार कॉन्सेप्ट जो एग्जांपल बताए थे वो तो समझ में आया था। हाँ, लेकिन ये जैसे नेचुरल आप 110 फिर 11 नहीं 110 फिर 11 लास्ट में 0, तो बीच में 0 करके ऊपर नीचे 11 कर लिए, तो ये तो समझ में आ गया था। हाँ, और अगर कोई मतलब दूसरा है, हाँ, दूसरा और है जैसे तो दिख नहीं रहा है, तो फिर कैसे जो ऐड करेंगे उसको कैसे लेंगे? हाँ, देखिए सुनिए, जैसे म्यूट कर लीजिए। उसमें क्या है कि जैसे कि अब क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा आपको सोचना पड़ेगा ना। ये तो हमें समझाना है, तो पहले तो हमें आपके दिमाग में ये बात डालनी है कि ऐसा होता है, और आपका दिमाग उस चीज़ को स्वीकार कर ले। उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल चाहिए। देखिए, टीचिंग में क्या होता है कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके दिमाग को खोलते हैं, बाकी आगे वो कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा वो तो पता चल जाएगा। कैसे होगा, इस चीज़ को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या वैसा एग्जाम्पल आएगा सामने तो हम खुद बता देंगे कि कैसा होगा।
ठीक है। फिलहाल बस मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि आपका दिमाग ये स्वीकार करे कि हम हर स्टेप को सही कर रहे हैं और थिंकिंग प्रोसेस सही जा रही है। इतना चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, गुड। तो यहाँ से म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए ये सब चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारे पास जो TB1 है, TB2, TBS यही बार बार बचेंगे, ठीक है। तो इन्हीं से जनरेट होगा रेंज स्पेस। तो रेंज स्पेस जो T है, अब हमें क्लेम करेंगे, क्लेम करने का मतलब कि दावा करेंगे कि जो ये TB1 है, TB1 से लेके TBS तक ये क्या होगा, ये बेसिस होगा, बेसिस फॉर T ऑफ RT, रेंज ऑफ T, ठीक है। रेंज ऑफ T के लिए बेसिस होगा। तो बेसिस बनने के लिए इसमें क्या खूबी होनी चाहिए बताइए तो? LI हो, पहला चीज़ कि ये LI हो। चलिए LI दिखा देते हैं, ठीक है। LI हम आपको दिखाते हैं। LI दिखाने के लिए शुरुआत कहाँ से करते हैं? लेट A1 TB1 से लेके AS TBS इक्वल टू 0, ये लेट करके चलेंगे और अंत में दिखाएंगे कि सारे AI क्या हैं? 0 हैं। क्यों? यस सर। ठीक है, ये आपको दिखाना है, तो चलिए दिखाते हैं। तो अब ज़रा बताइए कि इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? A1 B1 से लेके AS और BS इक्वल टू 0, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि लीनियर प्रॉपर्टी से T बाहर चला गया, ठीक है। और ये जो A1 B1 AS BS है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 AS BS, ये सब का सब पर T लगाने पर 0 हो गया। तो ये तुरंत इम्प्लाई करेगा कि जो A1 B1 है, A2 B2 है और AS BS है, ये सब के सब कहाँ होंगे? कर्नेल ऑफ T में होंगे। क्योंकि किसी भी एलिमेंट को T लगाने पर 0 हो रहा है तो कहाँ जा रहा होगा? कर्नेल ऑफ T। कर्नेल ऑफ T की बेसिस कौन सी है? कर्नेल ऑफ T की बेसिस है U1 U2 से लेके UR तक। तो अगर ये सब कर्नेल में है तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होंगे तो यहाँ से देखिए सिंपल सा एक कंसेप्ट यूज हम करते हैं। तो अगर ये बराबर होंगे तो पक्का है कि A1 B1 प्लस A2 B2 AS BS बराबर होगा B1 U1 प्लस B2 U2 BR UR, ठीक है। फॉर सम BI बिलोंग टू फील्ड। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसको एक साइड कर दीजिए। तो A1 B1 प्लस A2 B2 AS BS और माइनस इसको इधर कर दीजिए। तो B1 U1 माइनस B2 U2 और माइनस BS और BR और UR बराबर 0, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी ऊपर आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो दिख रहा है, जो मैं बेसिस यहाँ पर बनाया हूँ BU को ध्यान दीजिए। BU में U1 से लेके UR भी है और B1 से लेके BS भी है और ये बेसिस है। और बेसिस है तो पक्का है कि ये क्या होगा? LI होगा। यस सर। अगर ये LI होगा तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैं 0 मान लूँ, अगर किसी LI सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैं 0 मान लूँ तो उसके सारे स्केलर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो लास्ट लाइन है, इस लास्ट लाइन में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ UI भी है और VI भी है और सबका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है और UI VI सब बेसिस के मेंबर हैं। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा? यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि जितने भी स्केलर हैं AI 0 हो जाएगा फॉर ऑल I और BI भी 0 हो जाएगा फॉर ऑल I, ठीक है। इसलिए यहाँ से जो मैं लेके चला था, क्या हुआ? BR रहेगा। हाँ BR टाइप का मान लीजिए R। तो यहाँ से जो मैं लेट करके चला था कि A1 TB1 AS TBS बराबर 0, यहाँ से जो मैं लेके चला था लास्ट मैंने दिखा दिया कि सारे AI क्या हैं? 0 हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि TB1 और TBS क्या हो गए?
Li हो गए। ठीक है, दूसरा चीज क्या दिखाते हैं उसको बेसिस बनाने के लिए कि कोई भी एलिमेंट इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता हो। तो मैंने अभी जस्ट जो है कि यहाँ पर दो वेक्टर लिए हैं, एक अल्फा, देखिए ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर मैंने बीटा लिए हैं और दूसरा यहाँ पर मैं ऊपर लिया था अल्फा, इस टाइप से अल्फा लिया था। तो टी अल्फा को भी यही टी वी वन से लेकर टी वी एस जनरेट कर रहा है, और बीटा को भी ध्यान से देखिए, यही यहाँ पर जो दिख रहा है टी वी वन से लेकर टी वी एस जनरेट कर पा रहा है। तो कोई भी एलिमेंट रेंज ऑफ टी का, चाहे वो टी अल्फा टी बीटा हो, अगर यहाँ गामा ले लें तो इसमें जाके टी गामा हो जाएगा, टी गामा को भी यही टी वी वन से टी वी एस जनरेट करेगा। तो पक्का है कि जो टी वी वन टी वी एस जो सेट है ये जनरेटिंग सेट भी है, इसलिए एल और जनरेटिंग सेट होने से तुरंत क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। और जब बेसिस बन जाएगा तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं उसकी संख्या हो जाती है डायमेंशन। तो इसलिए रेंज ऑफ टी का जो डायमेंशन बनेगा, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा, 1 से लेके एस तक, तो ये एस हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, पढ़िए आप, जो है कोई बीएससी की किताब उठा लीजिए, वहाँ से पढ़िए, फिर कल इस पर फिर से हम लोग चर्चा करके इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली अब आप यहाँ पर आ जाइए और ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान क्या देना है यहाँ पर कि देखिए जो डायमेंशन, हाँ, इसका रेंज ऑफ टी का जो डायमेंशन है वो क्या आया, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, इसी को रैंक बोलते हैं। ठीक है, ए रैंक आया एस। ठीक है, इसकी संख्या कितनी हो गई, एस हो गई। ठीक, तो अब एक चीज का आप ध्यान दीजिए, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। रैंक क्या है, रैंक यहाँ पर दिख रहा है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस जो कि एस है, प्लस नलिटी ऑफ टी क्या है, नलिटी ऑफ टी है जो कि नल स्पेस के डायमेंशन में एलिमेंट है, उनकी संख्या कितनी यहाँ पर दिख रही है, आर दिख रही है। तो आर, और आर प्लस एस या एस प्लस आर क्या है, यहाँ पर देखिए डायमेंशन ऑफ यू है, डायमेंशन ऑफ यू। तो इस तरीके से ये एक फेमस थ्योरम होता है जहाँ से कि सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और उसे यहाँ पर प्रूफ कर दिया गया, जो सिंपल कंसेप्ट के साथ आ रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ यू। ठीक है, मतलब अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन यू से भी पर है तब रैंक ऑफ टी नलिटी ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ यू, ऐसे होता है। इसमें जिसको डाउट हो वो पूछे तो फिर बताते हैं, या एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, रिवाइज कर दूँ या फिर जाने दूँ, पढ़ लेंगे? रिवाइज कर दीजिए सर। ठीक है, ओके, देखिए रिवाइज मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, ए यू है, इसको हम यू बोलेंगे, और ये भी है, ये पूरा एक जगह पर जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर जीरो भी होगा और इसको बोलेंगे रेंज ऑफ टी। ठीक, और यहाँ पर मैपिंग क्या है, टी, यहाँ पर जो मैपिंग है वो मैपिंग जा रही है टी, ऐसे टी ए मैपिंग है। तो इसके अंदर कर्नेल होगा, इसके अंदर कर्नेल ऑफ टी होगा, कर्नेल ऑफ टी भी एक सब स्पेस होता है, ए यू का सब स्पेस होता है, अभी जस्ट मैं बताया, और जो रेंज ऑफ टी होता है ये भी का सब स्पेस होता है। तो देखिए, रेंज ऑफ टी कोई अलग से भी में स्वतः प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा कि भी दे दिए तो रेंज ऑफ टी अपने आप बन गया। रेंज ऑफ टी तब बनेगा जब टी इस U के एलिमेंटों पर लगेगा और उसको उसमें ले जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा को जब T के थ्रू इसमें ले जाया जाएगा तो T अल्फ़ा होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके के सब एलिमेंट जब इसमें जाएंगे तब जाकर रेंज बनेगा। इसलिए रेंज के बेसिस को अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता, अभी सिर्फ और सिर्फ U के अंदर सोचा जा सकता है। तो हम सब स्पेस से सोचते हैं, पहले छोटे चीज़ों से सोचते हैं फिर एक्सटेंड करेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने
यहाँ पर मान लिया कि U1 U2 और UR, ठीक है, इसकी बेसिस है। तो इस बेसिस को एक्सटेंड करके हम U का बेसिस बना लेंगे। तो उसमें एक नया एलिमेंट डाल दिए, कौन सा, V1 और V2 और VS, इतने एलिमेंट मैंने उसमें डाल दिए। तो अब U का डायमेंशन कितना हो जाएगा, R प्लस S, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ U। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसमें से सारे एलिमेंट इसमें कैसे जा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, किसी भी एलिमेंट अल्फा के बारे में अगर आपको सोचना है तो अल्फा अगर U का लिया जा रहा है तो अल्फा इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि फील्ड में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा A1 U1 A2 A2 U2, ठीक, एंड AR UR प्लस, चूंकि हम अल्फा किसका ले रहे हैं, हम अल्फा लेट कर रहे हैं कि अल्फा बिलोंग करेगा U में, तो U की बेसिस से जनरेट होगा। तो U की बेसिस में कितने बड़े एलिमेंट हैं, U1 से लेके R तक हैं, V1 से लेके S तक है। तो अब यहाँ से B1 V1 और फिर B2 V2 एंड सो ऑन BS और VS, इस टाइप से एलिमेंट बनेंगे। अब हम T ऑफ अल्फा लगा के देखते हैं। तो T ऑफ जब अल्फा लगाएंगे तो लीनियर प्रॉपर्टी से अल्फा सारे एलिमेंटों पर बट जाएगा, इस पर भी UR पर भी, V1 पे, V2 VS पर भी, और स्केलर बाहर हो जाएंगे। लेकिन जब T U1 पे लगेगा तो चूंकि U1 U2 UR कर्नेल में है तो सब जीरो हो जाएंगे। तो इतने टर्म को तो जीरो कर देगा, इन्हीं पर बस जाएगा। तो यहाँ पर B1 के साथ TV1 और यहाँ BS के साथ TVS, इतने एलिमेंट बन पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर अल्फा U का एलिमेंट है और T के थ्रू ए V में जा रहा है तो T अल्फा हो जा रहा है, तो इसको जनरेट करने के लिए कितने एलिमेंटों की जरूरत पड़ रही है, यही TV1 से लेकर के कहाँ तक, TVS, इतने ही एलिमेंट इसको जनरेट कर दे रहे हैं। अच्छा, सपोज करिए कोई दूसरा अगर बीटा ले लें तो बीटा भी तो इसी टाइप से बनेगा, तो फिर से सारे UI जीरो हो जाएंगे, तो फिर से यही V1 V2 VS। तो आपको लगेगा ना कि रेंज ऑफ T के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो सिर्फ यही V1 V2 VS से ही जनरेट हो पाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा है, ठीक है। तो जब इतना चीज क्लियर हो गया तब बस अब आप अगर दिखा दीजिए कि ये TV1 से लेके TVS अगर LI है, ठीक, LI है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जनरेटिंग तो हो गया है, LI होते ही ये बेसिस हो जाएगा, और बेसिस होते ही इसकी संख्या यस है, तो डायमेंशन ऑफ जो RT है, यानी कि डायमेंशन ऑफ RT को बोलते हैं रैंक ऑफ टी, ये तुरंत हो जाएगा S। बस इसको LI दिखाना है। तो LI दिखाने का मैं पिछली बार दूसरा मेथड लगाया था, इस बार मैं दूसरा मेथड लगाता हूँ। देखिए कैसे, आपको लग रहा है कि हो सकता है कि ये LD हो सकता है कि ये T जो V1 है, V1 से लेकर TVS, ये LD है, LI नहीं है, LD है। तो LD का क्या डेफिनेशन पढ़े हैं? LD की डेफिनेशन ये पढ़े हैं कि अगर LD होगा तो देयर एग्जिस्ट C1 C2 CS नॉट ऑल जीरो, और सभी के सभी CI जो होंगे, CI बिलोंग करेंगे फील्ड में, लेकिन सभी जीरो नहीं होंगे। लेकिन C1 TV1 C2 TV2 और CN CS TVS कर दें तो जीरो हो जाएगा। देखिए हमारा उद्देश्य है इसे LI सिद्ध करना, लेकिन हो सकता है किसी स्टूडेंट को लग रहा हो कि LD हो, तो LD लेके चलते हैं, अगर कहीं कंट्राडिक्शन आएगा तो LD नहीं होगा तो क्या होगा, LI हो जाएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो वही मैं ट्रिक यहाँ पर अपना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि LD है, तो LD की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई सेट LD है या कुछ एलिमेंट LD हैं तो कुछ फील्ड में एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेंगे जो सभी जीरो नहीं होंगे, लेकिन उनका प्रोडक्ट करके जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ओके, आनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, C1 के साथ
V1 और फिर प्लस यहाँ पर C1 V1, फिर C2 V2 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा CS VS इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, ए एलिमेंट अगर 0 पे जा रहे हैं तो पक्का है कि ये C1 V1 और C2 V2 और CS VS ये कहाँ चले जाएंगे, एक कर्नेल में चले जाएंगे। ठीक है, ये कर्नेल में यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये कर्नेल में चले जाएंगे। अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ जा रहा हूँ क्या, एक कर्नेल, हाँ ठीक है, कर्नेल में जाएंगे तो कर्नेल के एलिमेंट से जनरेट होंगे। ठीक है, जनरेट होने दीजिए, हाँ जनरेट होने दीजिए। तो अगर कर्नेल ऑफ टी में चले गए तो कर्नेल ऑफ टी की बेसिस में कितने एलिमेंट है, कर्नेल ऑफ टी की बेसिस में U1 से लेके UR तक एलिमेंट है। तो ये सब के सब किसके बराबर होंगे, ये सब के सब बराबर होंगे, कुछ DI एग्जिस्ट करेगा, D1 U1 से लेकर के DS और DR और UR तक। अब सबको एक साइड कर दीजिए, तो C1 V1 या ऐसा करते हैं, इसी को उस साइड ले जाते हैं, तो D1 V1 प्लस D1 U1 प्लस D2 U2 एंड सो ऑन, DR UR माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 और CN CS और VS इक्वल टू 0। चूँकि आपको पहले से पता है कि U1 से लेके UR तक, V1 से लेके VS तक ये क्या है, ये बेसिस है किसके लिए, U के लिए। तो ये सारे के सारे एलिमेंट Li होंगे और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 माना जा रहा है, तो तुरंत इम्प्लाई करेगा all DI इक्वल टू 0, all CI इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ आप ऊपर क्या कल्पना किए थे कि सभी के सभी नॉट क्या हैं, नॉट ऑल CI 0, लेकिन यहाँ CI सभी 0 हो गया, तो आ गया कंट्राडिक्शन। और जब कंट्राडिक्शन आ गया तो हमारा सपोजिशन गलत है, हमारा सपोजिशन जो हम माने थे कि LD है वो गलत है, तो होगा क्या Li। तो आपने Li दिखा दिया और Li के साथ साथ आपने स्पाइनिंग सेट भी दिखा दिया। तो ये पक्का है कि यहाँ से TV1 से लेकर TVS तक का ये सारे के सारे एलिमेंट Li हैं। ठीक है, मतलब Li और स्पाइनिंग तो ये बेसिस बना लिए, और जब बेसिस बना लिए तो इसका डायमेंशन हो जाएगा रैंक ऑफ T, और इसकी संख्या कितनी, 1 से लेके S तक, तो S। तो अब करना क्या है, अब बस सिंपल काम करना है आप कि अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो रैंक ऑफ T, ठीक है, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T। नलिटी ऑफ T क्या है, यह है कर्नेल ऑफ T, मतलब नल स्पेस का डायमेंशन, नल स्पेस का डायमेंशन, जो कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, R हैं। तो ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा R। S प्लस R ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि S प्लस R क्या है, डायमेंशन ऑफ U है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को समझा देंगे, तो यहाँ से जाएगा डायमेंशन ऑफ U। इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए। ठीक है, तो ये रैंक नलिटी थियरम है, बहुत इंटरेस्टिंग थियरम है, इसको आप लोग ध्यान में दिए रहिए। और इसी कंसेप्ट को, जो ये रैंक यहाँ पर रेंज, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस आ रहा है, मैट्रिक्स में रैंक दूसरे हिसाब से डिफाइन होता है, लेकिन दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब मैं इस चीज़ पर आपको दूसरे दिन चर्चा करूँगा, तो चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन।